नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। उसके संपूर्ण नोट्स और जितने भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसका जिक्र किया था हम लोगों ने। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। तो देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, मादा जनन तंत्र। दोस्तों, इस मादा जनन तंत्र को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मादा का मतलब होता है स्त्री और जनन का मतलब होता है नया जीव का निर्माण होना या नई चीज़ का निर्माण होना, जन्म होना। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, सही डेफिनेशन, कि सजीवों द्वारा अपनी जाति का अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो दोस्तों, मैंने डेफिनेशन क्या दी है जनन की। देखिए, सजीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। उसके बाद में दोस्तों आता है तंत्र। तो तंत्र दोस्तों मिलकर बना होता है अंगों से। एंड दोस्तों, जो अंग होते हैं वो उत्कों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों। एंड जो ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मादा जनन तंत्र की। और मादा जनन तंत्र का निर्माण कौन से अंग करेंगे? मादा जनन तंत्र का निर्माण वो अंग करेंगे जो मादा जनन की जो प्रक्रिया है या क्रिया है उसको पूर्ण करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपके सामने देखिए, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये मादा जनन तंत्र का है। और मादा जनन तंत्र में देखिए दोस्तों, ये होते हैं अंडाशय। ठीक है दोस्तों। और ये आपको नलिका दिखाई दे रही है, ये होती है अंडवाहिनी। इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। फिर ये होता है, देखिए दोस्तों, गर्भाशय। दोस्तों, ये होती है गिरवा, इसको बोलते हैं हम गिरवा। और दोस्तों, ये होती है योनि। दोस्तों, एक मादा जनन तंत्र में इतने अंग होते हैं। देखिए, कौन कौन से अंग होते हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गिरवा, योनि। ये इतने अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मादा जनन तंत्र होता है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है इसका वो है, सॉरी, जो मादा जनन तंत्र है इसके अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है प्राथमिक लैंगिक अंग। हम लोगों ने जब नर नर जनन तंत्र पढ़ा था तो वहाँ पर भी उनके अंगों को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक और द्वितीयक। तो यहाँ पर भी जो मादा जनन तंत्र है उसके भी लैंगिक अंगों को दो भागों में बांटा गया है। द्वित प्राथमिक लैंगिक अंग एंड सेकंड है द्वितीय लैंगिक अंग। दोस्तों, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है इसके अंदर आता है अंडाशय। ठीक है दोस्तों। और जो द्वितीय लैंगिक अंग है इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे अंडवाहिनी हो गई, गर्भाशय हो गया और
योनि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से अंग के अंतर्गत? द्वितीय लैंगिक अंग के अंतर्गत ये अंग आते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो मादा जनन तंत्र है उसके प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है? अंडाशय है। तो इसका हम जिक्र करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो स्त्री होती है, मादा होती है, उसमें एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। और जो ये अंडाशय हैं ये उदर गुहा में वृक्कों के ऊपर गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको गर्भाशय दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और गर्भाशय के दोनों ओर स्थित है ये अंडाशय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अंडाशय के अंदर एक असंख्य विशिष्ट संरचनाएं होती है। देखिए आपको दिखाई दे रही है, असंख्य विशिष्ट संरचनाएं होती है। इनको बोलते हैं दोस्तों अंडाशय पुट्टिकाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडाशय पुट्टिकाएं। और ये अंडाशय पुट्टिकाएं क्या काम करती है? ये काम करती है अंडाणु का निर्माण करने का कार्य करती है ये अंडाशय पुट्टिकाएं, ठीक है। फिर दोस्तों, जो अंडाशय होता है इनके कार्य की बात करते हैं। तो ये इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य, पहला कार्य तो इनका होता है कि ये अंडाणु का निर्माण करता है। एंड दूसरा इसका कार्य क्या है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर तौर पर हार्मोन का निर्माण करता है। दो हार्मोन का निर्माण करता है। पहला जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन है, स्टेरोन। एंड दूसरा जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है दोस्तों। तो अंडाशय के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है। फिर दोस्तों देखो, यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु यहाँ से इस नलिका के माध्यम से कहाँ जाते हैं? इस गर्भाशय में पहुँचते हैं। इधर से भी इस नलिका के माध्यम से गर्भाशय में पहुँचते हैं। तो दोस्तों, अंडाणु जिस नलिका के माध्यम से गर्भाशय में पहुँचते हैं उन नलिका को या उन वाहिका को क्या बोलते हैं? अंड वाहिनी। देखो यहाँ से आप सब समझ सकते हो, अंड का मतलब अंडाणु, वाहिनी का मतलब वहन करने वाली। तो देखिए, अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचने वाली नलिका को क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और ये दोनों ओर से आती है और एक संयुक्त होकर क्या करती है? एक थैलीनुमा संरचना बनाती है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अंडवाहिनी क्या काम करती है? अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये मैथुन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाती है। और जो अंडवाहिनी है वो आगे चलकर संयुक्त होकर, मतलब मिलकर एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो गर्भाशय का जो ऊपर वाला भाग होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। और नीचे वाला भाग संकरा होता है, जो गिरवा के द्वारा योनि में खुलता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है, जीव होता है, उसका क्या होता है? विकास होता है। एंड इसके गर्भाशय के अंदर ही माता और भ्रूण के बीच में एक कड़ी होती है, वो प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा का निर्माण भी कहाँ होता है? या रोपण भी कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर भी होता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं योनि की। फिर अंग आता है कौन सा? योनि। देखिए दोस्तों, जो योनि की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। और ये मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होती है। और जो गर्भाशय होता है ये भी मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होता है ये। तो फिर उसके बाद में बात करते हैं कि इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, और ये दो कार्य करती है। पहला कार्य ये करती है कि ये रजोद्रम की प्रक्रिया को पूर्ण करती है, इसके माध्यम से रजोद्रम की प्रक्रिया होती है। दूसरी, जो प्रसव होता है वो योनि के माध्यम से होता है, ठीक है। योनि के अंदर दोस्तों एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जो इस योनि के वातावरण को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्त्री की योनि का जो वातावरण वो कैसा होता है? अम्लीय होता है।
वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल के कारण इसका वातावरण वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और स्त्री की योनि में कौन सा जीव पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया है। जो मादा जन तंत्र है इसके डायग्राम को हम लोगों ने समझ लिया। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अंडाशय। और अंडाशय के बारे में क्या पढ़ा था कि एक जोड़ी अंडाशय होती है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है ये अंडाशय, ठीक है। और ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। इसके अंदर असंख्य पुट्टिकाएं होती है जिसको अंडाशय पुट्टिकाएं बोलती हैं। और ये अंडाणु का निर्माण करती हैं। जो अंडाशय है वो दो कार्य करता है, एक तो अंडाणु का निर्माण करता है, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होने के बाद में जिस नलिका के माध्यम से अंडाणु गर्भाशय में पहुँचते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने प्राथमिक जो लैंगिक अंग है उसका अध्ययन कर लिया अंडाशय। अब हम बात करते हैं द्वितीय लैंगिक अंग की। तो पहला जो अंग है वो आता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मैथुन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। फिर अंडवाहिनी देखो, ये आगे चलकर संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना बनाती है जिसको बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय का जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है चौड़ा, एंड नीचे वाला जो भाग होता है वो संकरा होता है। एंड गिरवा के द्वारा, ये होती है गिरवा, गिरवा के द्वारा योनि में खुलता है। देखिए दोस्तों, जो गर्भाशय होता है वो मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। एंड माता व भ्रूण के मध्य प्लेसेंटा का निर्माण भी या रोपण भी इस गर्भाशय में ही होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं योनि की। तो देखिए दोस्तों, योनि की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। एंड ये मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होती है। दोस्तों इससे दो कार्य होते हैं, एक तो रजोधर्म की क्रिया होती है एंड एक परस्त्रव की क्रिया इसके माध्यम से होती है। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जिस जो क्या करता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और लैक्टिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल के कारण इस योनि का जो वातावरण है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है दोस्तों। अवस्था, तो प्रजनन की अवस्था देखो किस प्रकार से होती है, कि जो प्रजनन होता है वो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। पहला देखिए, युग्मक जनन, युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक का मतलब कि नर के जो नर युग्मक होते हैं वो शुक्राणु होते हैं, और मादा युग्मक होते हैं वो अंडाणु होते हैं। और जनन का मतलब होता है निर्माण होना। देखिए, नर के वृषण में और माता के अंडाशय में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिससे क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। और युग्मक जनन के अंदर देखो शुक्र जनन, शुक्र जनन, शुक्र जनन का मतलब शुक्राणुओं का निर्माण। एंड अंड जनन, अंड जनन का मतलब अंडाणुओं का निर्माण। तो देखिए, शुक्र जनन किसे कहते हैं? कि नर के वृषण में युग्मकों के तौर पर शुक्राणु का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं। और अंड जनन, कि मादा के अंडाशय में युग्मकों के तौर पर अंडाणु का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? अंड जनन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में युग्मक जनन के बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया युग्मक जनन। युग्मक जनन के बाद में क्या आता है? वो आता है निषेचन। अब देखिए दोस्तों, निषेचन क्या होता है? कि जब अंडाणु व शुक्राणु, अंडाणु व शुक्राणु आपस में मिलकर या क्रिया करके संयोजित होते हैं, या अंडाणु व शुक्राणु का सहयुग्मन होता है, तो सहयुग्मन होने के बाद में ये क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। कि अंडाणु व शुक्राणु क्रिया करके संयुग्मन होता है उनका, और संयुग्मन होने के बाद में ये युग्मनज बनाते हैं। युग्मक से क्या बन गए? युग्मनज बन गए। और युग्मनज बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, युग्म जनन हो गया, निषेचन हो गया। उसके बाद में देखिए दोस्तों 3 नंबर पर आती है, 3 नंबर पर आता है दोस्तों विदलन या भ्रूण का रोपण। विदलन या भ्रूण का रोपण। विदलन या फिर भ्रूण का रोपण। रोपण का मतलब स्थित करना, भ्रूण यानी एक नया जीव या बच्चा। देखिए विदलन या भ्रूण रोपण, देखो जब युग्मक क्रिया करके या समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, क्रिया करके समसूत्री विभाजन होता है, और उसके बाद में ये गर्भाशय के अंदर, यहाँ पर गर्भाशय के अंदर क्या होता है, ये स्थित हो जाता है। इसको बोलते हैं विदलन या भ्रूण रोपण बोलते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों स्थित हो जाता है भ्रूण। उसके बाद में आता है प्रसव। भ्रूण या विदलन भ्रूण रोपण होने के बाद में ये कई अवस्थाओं से गुजरता है, और कई अवस्था से गुजरने के बाद में क्या होता है, इसका प्रसव हो जाता है, बाहर निकल जाता है बच्चा, डिलीवरी हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रसव। ठीक है। तो दोस्तों हमने प्रजनन की अवस्था हम पढ़ रहे थे। देखिए ये है मादा जननतंत्र, और ये है नर जननतंत्र। देखिए इसमें होता है अंडाणु, ठीक है, और इसमें होता है शुक्राणु। ये अंडाणु शुक्राणु है क्या, ये देखिए ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आती है प्रक्रिया, वो हमने क्या पढ़ी थी, युग्मक निर्माण या युग्मक जनन। तो मादा में अंडाणु युग्मक का निर्माण होता है, और नर में शुक्राणु युग्मक का निर्माण होता है, या युग्मक के तौर पर शुक्राणु का निर्माण होता है। यह तो हो गई युग्मक जनन। उसके बाद में बात आती है निषेचन की। तो अंडाणु व शुक्राणु आपस में क्रिया करके क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, और संयोजित होने के बाद में क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज बनाने के बाद में युग्मनज बनाते हैं, और ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब बाद में आती है भ्रूण निरोपण या विदलन। तो देखिए दोस्तों कि जब ये इस शिशन के द्वारा, नर के शिशन के द्वारा मादा की योनि में शुक्राणु प्रवेश करवाए जाते हैं, तो शुक्राणु यहाँ से चलकर मादा के अंडाश गर्भाशय में पहुंचते हैं। तो माता की जो अंडवाहिनी होती है, उन अंडवाहिनी में अंडाणु होते हैं, और अंडाणु और ये शुक्राणु आपस में मिलते हैं, और मिलकर इनका निषेचन होता है, और निषेचन के बाद में ये समसूत्री विभाजन द्वारा जो युग्मक है वो समसूत्री विभाजन करते हैं, और विभाजन करके वो एक भ्रूण बनता है, और जो भ्रूण वो क्या होता है, गर्भाशय के अंदर स्थित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, गर्भाशय के अंदर क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है, जिसे बोलते हैं भ्रूण रोपण या विदलन। देखिए दोस्तों, जो एक बात यहाँ से ध्यान रखने की है कि जो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है अंडवाहिनी में, अंडे वाहिनी में होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में अगली अवस्था आती है प्रसव। तो प्रसव दोस्तों मैंने बता दिया कि भ्रूण विस्थापित होने के पश्चात कई अवस्थाओं से गुजरता है। उसके पश्चात वो जब टाइम पूरा हो जाता है, एक जीव बन जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, यह था पर्स जनन की अवस्था, ये किस प्रकार जनन की अवस्था होती है। हम बात करें दोस्तों मादा जनन तंत्र की, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। देखिए स्त्रियों में जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभाजित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि स्त्रियों में जो जनन तंत्र होता है उनको प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा गया है। हम पढ़ते हैं प्राथमिक जनन अंग, इसको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक
अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के दो प्रमुख कार्य, देखो पहला जो कार्य वो क्या है कि यह मादा जनन कोशिकाओं अंडाणु का निर्माण करता है, और दूसरा कार्य क्या है इसका कि अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का निर्माण, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों। फिर अंडाशय के बारे में क्या है कि दोनों अंडाशय उदरगामी वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक अंडाशय में असंख्य संरचनाएं होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, अंडाशय पुट्टिकाएं कहा जाता है। और ये अंडाशय पुट्टिकाएं अंडाणु का निर्माण करती है। अंडाणु परिपक्व या पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचते हैं ये। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखिए, प्राथमिक लैंगिक अंग हो गया, उसके बाद में आता है द्वितीय लैंगिक अंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अंडवाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। पहला जो अंग आता है अंडवाहिनी आता है। यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अंडवाहिनी की नलियां अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा उदर के पीछे तक फैली होती है। ये निषेचन की क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है। तो अंडवाहिनी के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा। उसके बाद में बात करते हैं गर्भाशय की, जिसको बोलते हैं यूटरस। गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली व मलाशय के मध्य खोखला मांसल अंग होता है। जो गर्भाशय होता है वो मूत्र थैली व मलाशय के मध्य स्थित होता है, और ये खोखला मांसल अंग होता है जहाँ दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर होता है, और गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निश्चित अंड स्थापित होकर भ्रूण का विकास होता है। और एक देखो यहाँ पर जो माता व भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा का निर्माण भी या रोपण भी कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में गर्भाशय के बाद में जो अंग आता है वो है योनि। योनि को बोलते हैं वेजाइना। यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है, और यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म व प्रसवमला का भी कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ का जो वातावरण वो लैक्टिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल के कारण कैसा होता है, अम्लीय होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये नर जननतंत्र के बाद मादा जननतंत्र के बारे में था। अब दोस्तों जो प्रजनन की अवस्था है, ठीक है, कि प्रजनन किन किन अवस्थाओं से गुजरता है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। देखो वर्षण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। फिर आता है शुक्र जनन। देखिए नर के वर्षण में होने वाले युग्मक जनन की क्रिया शुक्राणु का निर्माण होता है तथा यह क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। इसमें एक कोशिका से 4 परिपक्व शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। उसके बाद में अंड जनन। मादा के अंडाशय में युग्मक का निर्माण की क्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, और इसे क्या बोलते हैं, अंड जनन बोलते हैं। उसके बाद में जो अगली अवस्था है वो है निषेचन। देखो इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर के द्वारा छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आते हैं तथा संयुग्मन होकर युग्मज का निर्माण करते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है यह प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगली जो अवस्था है वो कौन सी है, विदलन या भ्रूण रोपण। युग्मज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है जिसे कोरक कहा जाता है, और तत्पश्चात कोरक गर्भाशय के अंदर अंत स्तर में जाकर स्थापित होता है। यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। ठीक है। और अगली जो अवस्था है वो है प्रसव। भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। शिशु के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। तो दोस्तों यह था मादा जननतंत्र और प्रजनन की अवस्था। उसके बाद में देखिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं
कि मादा जनन तंत्र के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, वो आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र का कार्य क्या कार्य है बताइए। तो मादा जनन तंत्र का कार्य हमें बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अंडाशय के कार्य बताइए। अंडाशय के कार्य मैंने अभी बताए थे आपको कि अंडाणु का निर्माण करता है, ये दो हार्मोन का निर्माण करता है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का। अंडवाहिनी के कार्य ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है, योनि के कार्य लिखो, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। पांचवा है, गर्भाशय के कार्य बताइए, ये भी हमने पढ़ लिया। तो अगला क्वेश्चन है, युग्मक जनन की व्याख्या करो। तो युग्मक जनन किस प्रकार होता है उसकी व्याख्या करनी है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है नोट्सों के अंदर। फिर विदलन क्या है, ये भी मैंने अभी भी समझाया है, तो वहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसव किसे कहते हैं। उन हार्मोन के नाम बताओ जो प्रसव में भागीदार होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मादा जनन का नामक चित्र बनाइए। तो मादा जनन नामक चित्र आप बना सकते हो। एंड उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि स्त्री की योनि में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य में प्रजनन की अवस्था को संक्षिप्त वर्णन करना है, या आप कर सकते हो। इसमें से मैंने आपको बता दिया सब कुछ। फिर मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। देखिए मानव में निषेचन की प्रक्रिया मैंने बताया था कि अंडवाहिनी में होती है। फिर शुक्र जनन व अंड जनन में दो अंतर बताइए। ठीक है,